गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस समय हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन चल रहा है। इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड किए हैं। जो नए बच्चे हमारे अभी जो जुड़ रहे हैं वो हमारे पुराने वीडियो जरूर देखते रहें, जिससे एक सीक्वेंस बना रहता है, क्योंकि जो 2 वीडियो बताए हैं उनमें एक क्रम दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे के टॉपिक समझ में आते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। तो एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत की। कुछ मान लिए इन्होंने, जैसे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, गैस नियतांक, परम ताप, फैराडे नियतांक, इन सब के बारे में एक रिलेशनशिप बताई और एक समीकरण प्रस्तुत कर दी। उस समीकरण को हम नर्स समीकरण कहते हैं। तो समीकरण है क्या, देखते हैं। एक रिएक्शन लिखी हुई है E इक्वल टू E0 या E0 माइनस का 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन M प्लस N। M प्लस N ये भी धातु आयनों की सक्रियता है। तो यहाँ पर E क्या है, E इक्वल टू इलेक्ट्रोड विभव, ये E0 दिया हुआ है। E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें R क्या है, ये R है गैस नियतांक, और इसका मान जो होता है 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स होता है। इसके बाद में टी आप जानते हैं, ये टी दिया गया है। टी क्या है, परम ताप है। ठीक है, टी परम ताप है। और इस परम ताप की अगर वैल्यू आपसे पूछें तो 298 केल्विन होती है। इस परम ताप की वैल्यू कितनी होती है केल्विन में, तो 298 केल्विन। अच्छा, इसके बाद में एक आता है फैराडे नियतांक। ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ, यहाँ पे ये जो एफ दे रखा है ये फैराडे नियतांक है। अब ये फैराडे नियतांक, फैराडे आपने देखा वहाँ पे, ये आपके पुराने पैटर्न में था, फैराडे के नियम थे जो इस बार 30% कोर्स कम हुआ उसमें हटाया गया है। तो फैराडे नियतांक को भी हम किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये F क्या है, फैराडे नियतांक है, और इसका मान 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। इसका मान अभी हमने कितना बताया, 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। तो ये सारे मान बता दिए, और यहाँ पे हमने M प्लस N नहीं लिखा है। तो ये जो M प्लस N है ये धातुओं के आयन है। M क्या है, मेटल, मेटल का मतलब धातु, और N क्या है, आवेश है। तो जब धनायन या ऋणायन होता है तो उसको हम आयन कह देते हैं। तो एक बार इसको फिर से समझेंगे। कोई जर्मन वैज्ञानिक कौन थे, नर्स्ट थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, परम ताप, और ये R क्या है, गैस नियतांक यानी गैस नियतांक, परम ताप, फैराडे नियतांक तथा धातु आयनों के मध्य में एक समीकरण प्रस्तुत की, और इस समीकरण को हम नर्स्ट समीकरण कह देते हैं। तो ये पूछा जाता है इंटरमीडिएट के सिलेबस में कि नर्स्ट समीकरण क्या है, तो आप यही बताएंगे इक्वल टू E0 माइनस का 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन M प्लस N आयन। ये जो रिएक्शन है ये नर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। तो ये नर्स्ट समीकरण है। यदि हम नर्स्ट समीकरण में R, T और F के मान रखें और कैलकुलेट करें तो हमें एक नई रिएक्शन प्राप्त होती है, और उसको भी हम नर्स्ट समीकरण कहते हैं। ये नर्स्ट समीकरण का पहला रूप है, और जो बाद में समीकरण आएगी वो इसका दूसरा रूप होगा। इन दोनों से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये मान रख करके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो समीकरण थी E इक्वल टू E0 माइनस का 2.303, R का मान डाल देंगे 8.314, T का मान डाल देंगे 298 अपॉन N, फैराडे कांस्टेंट का मान भी डाल देंगे, और log 1 अपॉन M प्लस N, ये रिएक्शन हो जाएगी। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो E इक्वल टू E0 माइनस का 0.0591
अपॉन ये n है और log 1 अपॉन m प्लस n, ये आपकी इक्वेशन 2 मिलेगी। और ये भी नर्स समीकरण का सेकंड इसकी फॉर्म है, या ये हम कह सकते हैं ये नर्स समीकरण का दूसरा रूप है। तो ये आपकी नर्स समीकरण हो गई। तो जर्मन के वैज्ञानिक कोई नर्स थे, उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत की और उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, नर्स समीकरण कहते हैं। और उनकी जो समीकरण थी वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड थी, ये ध्यान में रखना है। अब इस पे क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्स समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हमको रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है। तो ये जो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसमें कोई भी आक्सीकारक पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह अपचायक बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी नर्स इक्वेशन, इसमें हम आक्सीकारक और अपचायक को लेकर के एक रिएक्शन बना देंगे जो हमारी इलेक्ट्रोड रेडॉक्स विभव रिएक्शन कहलाएगी। तो आइए समझते हैं इसको। अभी हमने बताया था कि जब कोई आक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचायक बन जाता है। इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन होगी, आक्सीकारक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वो क्या बन जाता है, अपचायक बन जाता है। तो एक ये रिएक्शन हो गई आक्सीकारक, और ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये अपचायक हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, बहुत सारे ले सकते हैं, तो n इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आक्सीकारक को शॉर्ट में OX कह देते हैं, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये रिडक्शन, अपचायक को रिडक्शन में लिख देते हैं और इसको RED रिडक्शन अपचायक को लिखते हैं। तो ये हो गया आक्सीकारक और ये हो गया अपचायक। इनके लिए जब नर्स समीकरण पूछी जाती है तो समीकरण तो वही रहती है, तो क्या हो जाएगा, E = E0 माइनस का 2.303 RT अपॉन NF। और यहाँ पे आक्सीकारक और अपचायक, तो अपचायक अपॉन आक्सीकारक हो जाता है। तो ये जो राइट हैंड साइड है ये आपका ऊपर रहेगा और जो लेफ्ट साइड में है वो नीचे रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। तो ये एक इक्वेशन हो जाती है और ये भी एक नर्स समीकरण का ही रूप है। और ये रिएक्शन यदि समीकरण आक्सीकारक और अपचायक के रूप में दी जाती है तो वहां पर ये समीकरण यूज हो जाती है। रिएक्शन है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर लाग होगा, इसको लाग को भी ऐड कर लेंगे क्योंकि रिएक्शन में लाग भी दिया होता था। और ये जो लघुगणक है वो आक्सीकारक और अपचायक दोनों के बीच की वैल्यू को दिखाता है। तो ये हमारी समीकरण हो गई रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव की। क्या है, E = E0 माइनस का 2.303 RT अपॉन NF लॉग रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो कोलराउस का नियम है। कोलराउस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए एक रूल प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि जब किसी विलयन की किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो उस विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इन्होंने जो नियम दिया उसको समझते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है कोलराउस के नियम की। इस नियम के अनुसार अनंत तंता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब यहाँ पर कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और उसकी जो मोलर चालकता होगी उसको हम यहाँ पे कैप M इन्फिनिटी कह देंगे। M का मतलब मोलर चालकता से है और ये कैप जो होता है, ये जो कैप है ये कैपिटल लैम्डा होता है।
इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तनुता पर, m का मतलब मोलर चालकता। तो किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं की, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसके योग के, और ये बराबर होती है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। और एक रिएक्शन हो गई कैप m इन्फिनिटी इक्वल टू लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी। अब आपसे कोई ये पूछे कि लेमडा प्लस क्या है और लेमडा माइनस क्या है, तो लेमडा जो प्लस है यहाँ पे लेमडा प्लस और इन्फिनिटी, ये अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर धनायनों की चालकता है, धनायनों की मोलर चालकता है, मोलर चालकता है। और इसी तरीके से आपसे कोई पूछ ले कि लेमडा माइनस इन्फिनिटी क्या है, तो लेमडा माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यही अनंत है, तो ये भी अनंत तनुता पर धनायन की जगह क्या हो जाएगा, ऋणायन, यानी ऋणायनों की मोलर चालकता है। तो ये हो गया आपका कोलराउस का नियम। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक आता है वो मुक्त ऊर्जा है, और ये मुक्त ऊर्जा की परिभाषा गिब्स ने दी थी, तो इसको हम गिब्स मुक्त ऊर्जा भी कह देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं मुक्त ऊर्जा है क्या। मुक्त ऊर्जा की परिभाषा गिब्स ने क्या दी थी, ऊर्जा की वह मात्रा जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित हो जाती है उसे मुक्त ऊर्जा कहते हैं, और इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, और परिवर्तन है तो इसे हम डेल्टा जी से प्रदर्शित कर देते हैं। इसमें एक लाइन बढ़ा सकते हैं हम, इसे डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये परिभाषा कोई साइंटिस्ट गिब्स ने दी थी, तो इसके पहले एक शब्द हम गिब्स भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब हो गया ये गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे एक फार्मूला बनता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट। ये एक फार्मूला होता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट, ये फार्मूला होता है, पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। और जब मानक अवस्था में होता है, डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा, और अगर हम मानक शब्द लगा करके यूज करते हैं तो मुक्त ऊर्जा को मानक मुक्त ऊर्जा कहेंगे, और जब मानक लग जाता है तो यहाँ पे जी की जगह जी नॉट का यूज कर लेते हैं। तो ये गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा है, इसको याद कर लीजिए और इस फार्मूले को भी याद कर लीजिएगा। और इस फार्मूले में ये जो माइनस चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है ये जो गिब्स ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक ही होगा। तो ये भी माइनस चिन्ह के बारे में पूछते हैं कि ये निगेटिव क्यों होता है, तो इसका मान जब वैल्यू प्रूफ करते हैं, यानी जब ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो ऊर्जा घटेगी और इसका मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब है गिब्स ऊर्जा में हमेशा माइनस चिन्ह लगाकर लिखते हैं।